विपक्ष के द्वारा, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भाजपा ने अपने एजेंडे को मूर्त धरातल पर उतारा है, ज़मीन पर उतारा है, और मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी 22 जनवरी। ये 22 जनवरी को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, इसकी एक लहर पूरे देश में जाएगी। और इंडिया गठबंधन ने जो उसके पास एक अवसर था वो देर कर दी है इस विषय को लेकर के। विपक्ष को बार बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि यदि हम चुनाव के समय में एक माहौल खड़ा करके चाहें कि हम इस लड़ाई को जीत लें तो कभी भी नहीं जीत सकते हैं। 24 की बात छोड़ दीजिए, 29, 34 और आगे की लड़ाइयाँ भी आप हारेंगे। कि इंडिया गठबंधन जब बना तो प्रत्येक लेटर्स के बीच में एक डॉट है, तो गठबंधन तो बना ही नहीं है, वो अर्थमेटिक गठबंधन तो बन गया है, उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं हुई है। और बिना किसी केमिस्ट्री के कोई भी गठबंधन सफलता को अर्जित नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा आरंभ से ही रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों में सरकारें हैं वहाँ सब लोग बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार है और फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं उनकी तादाद 58% है, 58% आबादी है। इन 58% आबादी के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार को 4 सीटें जितनी मुश्किल हो जाएंगी, और उनको यह बात साफ है कि जितनी भी सीटें बीजेपी को आएंगी वो जदयू को हरा करके ही आएंगी। जदयू की सीटें ही बीजेपी जीतेगी या इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये साफ आंकड़ा है। इस बात को नीतीश कुमार भली बात समझ रहे हैं, और उनको यदि इंडिया गठबंधन का सही समय रहते संयोजक नहीं बनाया गया तो उनको मिलने वाला क्या है? 2025 में वैसे ही तेजस्वी यादव की तैयारी चल रही है ताजपोशी की, वो समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो हमारे सांसद भी बहुत कम हो जाएं, 2-3 सांसद हो जाए, 2-3 सांसदों की पार्टी हो जाए, विधायक तो पहले से ही कम है, मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाए, तो इस तरह की सस्ती मतलब सौदा करने वाले खिलाड़ी नहीं है नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। देश में अभी राम मंदिर और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काफ़ी चर्चाएं तेज हुई भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश्वर कुमार, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जेएनयू से कंप्लीट की है और देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में ये अक्सर अपने राजनीतिक लेख लिखते रहते हैं। पहले राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद। तो जैसा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है और अभी देश में राम मंदिर का मुद्दा जो भाजपा लेकर आई है, जो समझिए 450 साल से राम मंदिर का केस जो पेंडिंग था, वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से क्लियर हो पाया है, जिसको लेकर भाजपा एक लोकसभा में अपने लिए प्रॉफिट के लिए देख सकती है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन इसको अन्य मुद्दों पर लेकर भटका रही है, लोगों को बोल रही है कि राम मंदिर को लेकर विभिन्न बयान जो इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे हैं, जो काफ़ी चर्चाओं में हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा भी उन पर तंज कस रही है। तो इस सब के बीच में क्या लगता है कि भाजपा लोकसभा इलेक्शन में ये राम मंदिर के मुद्दे को किस तरह से अपने तरह यूज़ कर सकती है? नहीं, जहाँ तक प्रश्न है इंडिया गठबंधन और भाजपा का, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा आरंभ से ही रहा है, शुरू से रहा है, और उस एजेंडे को उसने मूर्त रूप दिया है। हमेशा से विपक्ष के द्वारा यह कहा जाता था, इंडिया गठबंधन तो अभी बना है, विपक्ष के द्वारा, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भाजपा ने अपने एजेंडे को मूर्त धरातल पर उतारा है, ज़मीन पर उतारा है, और मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी 22 जनवरी है। तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आप जिस एजेंडे को लेकर के चुनावों में जाते हैं और उन एजेंडे को आप सच साबित करते हैं या धरातल पर उतारते हैं, ज़मीन पर उतार देते हैं, तो जनता के बीच आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और इस क्रेडिबिलिटी के मामले में जो विश्वसनीयता है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लीड है इंडिया गठबंधन के सामने, क्योंकि इसने जो कुछ भी सोचा है, जो भी इसके एजेंडे में थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा जिसको आप चर्चा कर रही हैं, धारा 370 का मुद्दा हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, सभी मुद्दे पर भाजपा जो है, जो उसने सोचा था उसको तो किया ही। आप भाजपा को वोट देते हैं तो भाजपा को इस नाते नहीं देते हैं कि वो राम मंदिर के बारे में नहीं सोचेगा, ये कहता ही नहीं है कि हम नहीं सोचेंगे।
और उसको उसने फलीभूत किया अभी, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो ये 22 जनवरी को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, इसकी एक लहर पूरे देश में जाएगी। और इंडिया गठबंधन ने जो उसके पास एक अवसर था वो देर कर दी है इस विषय को लेकर के। अब चाह करके भी वो इस लड़ाई में नहीं आ पाएगी, ऐसा है। तो सर, जैसा आपने बताया कि मोदी जी का ये मुद्दा जो राम मंदिर था या फिर धारा 370 और सारी चीज़, तो कह सकते हैं बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलती है, सारे काम को अपने एक स्ट्रैटेजी से करती है। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अभी तक तो सीट शेयरिंग के बात पर ही कुछ तय नहीं हो पा रहा है, काफ़ी कशमकश का माहौल है। आज ही नीतीश कुमार ने भी जो संयोजक के पद पे आने से मना कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का अभी कोई लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं हो पा रहा है? जी, सही कहा आपने कि सबसे पहले तो अपना गोल शिफ्ट करना होता है। आपके एजेंडे तय होने चाहिए, आपकी वैचारिकी तय होनी चाहिए, और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के बीजेपी काम करती है। और बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि 24 घंटे 365 दिन की ये पार्टी है, ये सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है। विपक्ष को बार बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि यदि हम चुनाव के समय में एक माहौल खड़ा करके चाहें कि हम इस लड़ाई को जीत लें, तो कभी भी नहीं जीत सकते हैं। 24 की बात छोड़ दीजिए, 29, 34 और आगे की लड़ाइयाँ भी आप हारेंगे, क्योंकि आप उसका एक ही मूल मंत्र है 24/7 365 दिन, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी जो वो कहती है, दावा करती है, इस मंत्र को आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? और उसका टारगेट फिक्स्ड है और आप असमंजस में हैं। आप आधे मन से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आपकी विचारधारा अच्छी है, बुरी अलग बात हो सकती है। आपके मिशन कितने भी अच्छे हों, आपकी दिशा यदि स्पष्ट नहीं होगी तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। आपका रास्ता ही क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक है सभी दो राह पे खड़े हैं, असमंजस में है, दाएं जाना है बाएं जाना है, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? आधे मन से कभी लड़ाई नहीं हो सकती है, और लड़ाई में पहले ही हार गए हैं। तो ये जो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, वो अभी तक के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ करके और 400 के आंकड़े तक पहुंच जाए तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। और राम मंदिर तो एक मुद्दा है, और भी मुद्दे हो सकते हैं आने वाले समय में। जो 1-2 महीने का जो समय है, इसमें इतना ही अवकाश है आपके पास, और इस टाइम पीरियड में इंडिया गठबंधन को बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत होगी और कोई करिश्मा करने की ज़रूरत होगी। और करिश्मा करने के लिए करिश्माई नेतृत्व की ज़रूरत होती है, और करिश्माई जो एजेंडा होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। न तो इनके पास कोई करिश्माई एजेंडा दिख रहा है अभी वर्तमान में, और नहीं इनके पास कोई वैसा नेतृत्व दिखाई दे रहा है जो सबको लेकर के, और नहीं एनडीए गठबंधन कोई बड़ी चूक करने जा रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो है आधे मन से लड़ी जा रही है, और ये चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, ये सब तो बहाना है, ये कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा, आपने कहा कि राम मंदिर एक मुद्दा है, मुद्दे कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि फिलहाल बिहार में तेजस्वी और नीतीश रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी बात करती नजर आ रही है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा भारत में रोजगार दे रहा है फिलहाल के समय में, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करती है। तो क्या लगता है ये रोजगार के मुद्दे को इंडिया गठबंधन उठाएगी? देखिए, रोजगार का मुद्दा जो है वह एक सार्वजनिक मुद्दा है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी एक दल के लिए। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों में सरकारें हैं वहाँ सब लोग बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार है, और फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं उनकी तादाद 58% है, 58% आबादी है। इन 58% आबादी के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ ज़मीन पर उतर रहा है, इसको देखना है। आप कुछ भी काम कर लें, आप नल जल योजना या जितनी भी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आप जा कर के गाँव में हकीकत को जानें। लोग कोई नाम जानने सुनने को तैयार नहीं है, एक ही नाम जान रहा है, वो मोदी। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी गाँव के लोग तक नहीं है, क्योंकि आपकी कोई योजना है, उस योजना को आप पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ये एक जो आपने कहा कि मोदी नाम जान रहे, साथ ही साथ अभी फिलहाल जो
आज का जो सबसे बड़ा बात हुआ कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद पे जाने से मना कर दिया और साथ ही साथ कहा कि वो राम मंदिर में जाएंगे। और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये भी कहा है कि अगर बिहार में उन्हें 16 सीटें नहीं मिलती है जो उनकी है, तो इंडिया गठबंधन मजबूत तब तक नहीं है। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में टूट भी हो सकती है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार कर एनडीए के साथ जा सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना तो प्रत्येक लेटर्स के बीच में एक डॉट है, तो गठबंधन तो बना ही नहीं है। वो अर्थमेटिक गठबंधन तो बन गया है, उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं हुई है, और बिना किसी केमिस्ट्री के कोई भी गठबंधन सफलता को अर्जित नहीं करता है। जहाँ तक प्रश्न है नीतीश जी के संयोजक पद को ठुकराने की या इन विषयों को लेकर, देखिए नीतीश जी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और इतनी आसानी से आप नीतीश जी के मन को आप टटोल नहीं सकती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है नीतीश जी के संदर्भ में कि नीतीश जी को ऐसा लग रहा है कि पिछले वर्ष हम 16 सीटों को जीत करके जेडीयू के 16 सांसद हैं, और आज हम यदि महागठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो 16 में से नीतीश जी को 4 सीटें जीतनी मुश्किल हो जाएंगी। और हाँ, तेजस्वी यादव को जरूर, जो आरजेडी है उसको जरूर 16 से 17 सीटें आ सकती हैं, हो सकता है कि उसको अधिक भी सीटें आ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार को 4 सीटें जितनी मुश्किल हो जाएंगी। और उनको यह बात साफ है कि जितनी भी सीटें बीजेपी को आएंगी वो जदयू को हरा करके ही आएंगी। जदयू की सीटें ही बीजेपी जीतेगी या एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये साफ आंकड़ा है। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं, और उनको यदि इंडिया गठबंधन का सही समय रहते संयोजक नहीं बनाया गया तो उनको मिलने वाला क्या है। 2025 में वैसे ही तेजस्वी यादव की तैयारी चल रही है ताजपोशी की, वो समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो हमारे सांसद भी बहुत कम हो जाएं, 2-3 सांसद हो जाए, 2-3 सांसदों की पार्टी हो जाए, विधायक तो पहले से ही कम है, मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाए, तो इस तरह की सस्ती मतलब सौदा करने वाले खिलाड़ी नहीं है नीतीश कुमार। वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, और धीरे धीरे जो उनकी राजनीतिक पार्टी में जो धीरे धीरे से बदलाव जो दिख रहा है उनके संगठन में, चाहे ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो, नीतीश जी के पुनः अध्यक्ष बनने की बात हो, ये सारी जो दिशाएँ हैं वो कहीं ना कहीं एक बार पुनः नीतीश कुमार की जो एनडीए में वापसी के रास्ते जो हैं खुल रहे हैं, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बातचीत है, उनके जो स्टेटमेंट्स है, उसको आप देखिए, आपको साफ दिखेगा कि नीतीश जी कहीं ना कहीं एक बार फिर से यदि पलटी मारते हैं तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। कुछ दिनों पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी के लीड नेताज कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, फिर अचानक से सबका बयान आना बंद हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में संलिप्त हो सकता है। नहीं, ऐसा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, बीजेपी कह रही है, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को कहती है, लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। कोई ऐसी राजनीतिक दल, जब आप इतिहास देखेंगी तो नीतीश जी को और लालू जी को, दोनों को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी बीजेपी है। एक ही साथ बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी मिल करके वीपी सिंह की सरकार चला रही थी। तो आप आइडियोलॉजिकली कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कौन किसके साथ कब गठबंधन कर ले, कब मिल जाए, कब वापसी हो जाए, कब बाहर निकल जाए, इसकी कभी कल्पना भी की थी क्या कि कभी बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे? यह सोचा गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चलाएगी जम्मू कश्मीर में, यह सोचा गया था क्या? तो आप इस पर न जाएं, और राम के बहाने ही सही रास्ते तलाश रहे हैं नीतीश जी। और भाजपा के नेताओं की जो बातचीत है या जो उनके स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, जो उनके सुर जो है वो नरम पड़ रहे हैं, वो इसके संकेत हैं। और भाजपा भी जान रही है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार भले ही बहुत ज़्यादा उपयोगी आज के समय में नहीं रह गए हों, लेकिन उनकी उपयोगिता क्या है राजनीति में, उनके आने से उसको क्या लाभ मिल सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया राजेश्वर कुमार से और आपको बताया कि किस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में किस तरह से फेरबदल हो सकता है, और जैसा आपको बताया कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी भी राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी के जिस तरह से बयान नरम पड़ते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार की ओर,
वो क्या नीतीश कुमार को एनडीए की ओर ले जा सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन इस बार जो राम मंदिर मुद्दे हो, चाहे 370 मुद्दे हो, विभिन्न मुद्दों पर जिन्होंने काम किया है 365 दिन, उनको लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से अपने फ़ायदे के रूप में उठा सकती है, और अभी किस तरह से इंडिया गठबंधन फिलहाल उसकी बराबरी करने की तैयारी में नहीं नज़र आ रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।